किसी कोई प्रॉब्लम? तो पिछले वाली क्लास की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। पिछले वाली क्लास में बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था आपको याद होगा क्या? नंबर 1 पे था भाषा। भाषा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बोली, समझिए। फिर लिपि, एक और चीज में पढ़ी थी हम लोगों ने, उपभाषा। उपभाषा, ठीक है। इतनी चीजें हमारे साथ मेरे हिसाब से हो गई थी। देखिए अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं उन चीजों को, तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। पहले हम भाषा पे बात करते थे कि भाषा क्या होता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक। लिपि क्या होती है? जो हम भाषा बोलते हैं उसके लिए जो हम लोग संकेत चिन्ह प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। बोली क्या होती है? बोली होती है क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले भाषा को। और उपभाषा क्या होती है कि इसी बोली में जब व्यापक रूप से साहित्य की रचना होने लगे, ठीक है, साहित्य की रचना होने लगे तो इसे क्या कहेंगे? उपभाषा। समझ गए? इसका कॉन्सेप्ट ये है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ और भी चीजें थी जो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हिंदी भाषा की लिपि, फिर अंग्रेजी भाषा की लिपि, उर्दू भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या थी? देवनागरी थी, ठीक। अंग्रेजी की क्या थी? रोमन थी। और उर्दू की क्या थी बेटा? फारसी थी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज था, देवनागरी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? तो ध्यान देना, ये हमारा हाथ है, ये बायां है, तो लिख दोगे बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं। ये कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी। सेम कंडीशन कहाँ आ जाएगी? रोमन पे। लेकिन उर्दू में स्थिति बदल जाती है। उर्दू जब भी लिखा जाता है इधर से इधर लिखा जाता है, तो उर्दू में लिखोगे दाएं से बाएं, ठीक। बोलिए, क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत होगा बता दीजिएगा। आगे चलते हैं व्याकरण। क्या बेटा? भाषा का कौन सा? बेटा समझा देंगे, घबराओ मत। पहले व्याकरण पढ़ लो। व्याकरण, ठीक है। देखो व्याकरण होता क्या है? व्याकरण बेटा आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है। वी धन आ धन करण, वी धन आ धन करण, ठीक। इन्हीं तीनों शब्दों से मिलकर बना है व्याकरण, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि भली भांति समझना, भली भांति समझना, ठीक। अब भली भांति आप क्या समझेंगे ये समझिए। व्याकरण का मतलब होता है कि वी धन आ धन करण, और मतलब चीजों को भली भांति समझना। अब चीजों को भली भांति कैसे समझा जाएगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो चीजों को आप भली भांति कैसे समझेंगे? देखो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, भांति बेटा गलत लिख गया है, ठीक है। एक मिनट सुधार लेते हैं।
भली भांति। देखो भली भांति आप किसको समझेंगे? भाषा को। भाषा का ही विश्लेषण और संश्लेषण यहाँ करेंगे। तो व्याकरण क्या है? अब आपसे अगर पूछा जाए कि व्याकरण क्या है, तो आप एक लाइन में उठा के कह देंगे कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना एवं शुद्ध रूप से पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। ठीक, समझिए व्याकरण क्या है। तो लिखोगे व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा के लिखने, पढ़ने एवं बोलने के नियमों का ज्ञान होता है। बोलने के नियमों का ज्ञान होता है। ठीक, चलिए समझ में आ गया सबको? ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। ये बेटा आपकी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। समझिएगा कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम क्या क्या करते हैं, तो यही करते हैं। देख लीजिए, आगे देखिए व्याकरण के कितने विभाग होते हैं। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं जरा देख लीजिए। तो अगर पूछा जाए कि व्याकरण के विभाग, तो इसको आप लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला क्या होगा? सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाषा की? ध्यान देना, वर्ण या ध्वनि। ठीक, वर्ण विचार। दूसरा क्या होगा? वर्ण के बाद क्या बनेगा? शब्द बनेगा। देखो चीजें क्रम से चलती हैं, जो मैंने पढ़ा था 7th में। इसके बाद क्या होता है? वाक्य होता है, सॉरी पद होगा। इसके बाद आपका होगा क्या? पद। तीसरा आपका होगा पद, और चौथा आपका होगा क्या? वाक्य। ठीक, समझ गए? इन्हीं चारों को हमको व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना होता है, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अब पहला आता है वर्ण क्या होता है। सबको छोड़ के इसी को देखते हैं, सबको हम छोड़ देते हैं और इसी को देखते हैं। वर्ण क्या होता है समझो। सबको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब वर्ण के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं जानते हो? वर्णों के भेद पढ़ेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? पहली बात, वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा? उच्चारण स्थान होता है ना, क का कहाँ से होता है, अ का कहाँ से होता है, हमने बताया था ना, उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद आकार क्या होता है? आकार। इन सब चीजों को हमको वर्ण भेद के अंतर्गत पढ़ना होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बताइए। यहां तक किसी कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक?
इसके बाद आता है शब्द, समझो बात नहीं, इसके बाद आता है शब्द। इसके बाद बेटा हमारा है शब्द। अब शब्द क्या होता है? शब्द वही होता है कि जो वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। शब्द क्या होता है? जो वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। तो इसके भी अंदर क्या पढ़ेंगे? शब्दों की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति माने कहाँ से उत्पत्ति हुई है, ये शब्द कहाँ से आए हैं, शब्दों की व्युत्पत्ति, इनके स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ठीक। उसके बाद इनके भी वही रहे कि भेद, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, फिर रचना के आधार पर कितने शब्द होते हैं, इन सबको हमको शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ना होता है। बेटा बात नहीं, बस जो पढ़ा रहे तो सुनिए। यहां तक क्लियर है? चलिए अगला है पद। अगला हमारा होगा पद। पद क्या होता है जरा समझिए। पद क्या होता है? जब शब्द बेटा वाक्य में आ जाए तो उन्हें पद कहा जाता है, ठीक है। जब शब्द जो है वाक्य में प्रयोग होने लगते हैं, क्या लिख देते हैं कि शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये समझ लीजिए, ये परिभाषा हुई पद की। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वही पद के भेद, पद के प्रकार, ठीक है। वही भेद, विकारी अविकारी पता है कि नहीं, पदबंध, विकारी अविकारी, समझिए बात को, पदबंध, ठीक। इन सब चीजों को क्या करेंगे हम लोग इसी पद के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है वाक्य। क्या आता है? वाक्य। वाक्य क्या होता है कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं व्याकरण में? वाक्य के प्रकार। पहले तो वाक्य के प्रकार पढ़ लेंगे, परिभाषा के बाद अगला हमारा मिलेगा प्रकार, ठीक। उसके बाद संरचना, वाक्य की रचना होती कैसी है, प्रकार हो गया, संरचना हो गई। फिर उपवाक्य, उपवाक्य किसे कहते हैं, ये सब व्याकरण के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। फिर वाक्य विश्लेषण, वाक्यों का विश्लेषण हम कैसे करते हैं, ये सब हमको कहाँ पढ़ना होता है? इसी व्याकरण वाले किताब में, व्याकरण वाले पोर्शन में। फिर वाक्य है तो वाक्य का समापन भी होगा, तो विराम चिन्ह का भी कहीं न कहीं महत्व होगा ही होगा हमारे व्याकरण के पोर्शन में। तो विराम चिन्हों का जो अध्ययन होता है इसी वाक्य वाले पोर्शन में बेटा होता है, ठीक। समझ गए कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो अब थोड़ी सी हिंदी भाषा पे बात करें। चलो अब आ जाते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, ठीक। देखो हिंदी सबको पता है कि हमारे देश की राजभाषा क्या है, बोलिए। ये तो सबको पता है कि हमारे देश की क्या है, राष्ट्रभाषा है। क्या? हिंदी हमारे देश की क्या है, राष्ट्रभाषा है। हालांकि है राजभाषा लेकिन राष्ट्रभाषा लोग कहते हैं, ठीक। इसकी जननी कौन है? जननी कौन है इसकी?
हिंदी किस भाषा से निकली है? संस्कृत। संस्कृत मां है ना हमारे हिंदी भाषा की। ठीक, समझ गए? इसकी लिपि कौन सी है? ये सब चीज नोट किए रहना। लिपि देवनागरी है। ठीक ठीक, वैज्ञानिक लिपि यहां मत लिखो, वैज्ञानिक। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, ठीक है ना? ये लिपि वैज्ञानिक लिपि है। देखिए देवनागरी लिपि की विशेषता है कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, ठीक है ना? देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, ठीक है? आगे देखते हैं। यहां हो गया। इसके बाद एक बात और जानिए, हमारे देश में कई अन्य राज्य हैं। इतना हो गया सबका? यहां तक किसी कोई दिक्कत? ठीक, चलो इतना हो गया ना? चलिए ठीक है, हो गया तो आगे देखते हैं। देखो हिंदी भाषा की कई उपभाषाएं भी हैं। हिंदी भाषा की कई उपभाषाएं भी हैं, ठीक है? अच्छा, कई उपभाषाएं क्यों हैं इसको समझा देते हैं। देखो हमारे देश में कुल 26 राज्य है, 28 राज्य है कि नहीं? 28 राज्य हैं और इन सबकी बोलियां अलग हैं। कहीं राजस्थानी बोली जाती है, इन सबकी बोली भाषा अलग अलग है। इन सबकी बोली और भाषा जो है बेटा वो क्या है? अलग है। और जब बोली भाषा अलग होगी तो हिंदी की कई उपभाषा भी होगी। तो हिंदी को लगभग 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है, ठीक है? 5 उपभाषाओं में। उसमें पहला कौन सा है? पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिम के क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसमें कौन कौन सी है पहला समझिए। पहला होगा इसमें ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? आगरा और मथुरा। समझ गए? नाम सुने हो ना, आगरे का ताजमहल, वहां ब्रज भाषा बोली जाती है। दूसरा खड़ी बोली, जो आप लोग दिल्ली उल्ली वालों की भाषा सुनते होंगे, वो खड़ी बोली होती है, ठीक है ना? लोग वैसे आमतौर पे खड़ी बोली जो हम हिंदी बोल रहे हैं उसको भी कहते हैं, ठीक? हरियाणवी, हरियाणवी कहाँ बोली जाएगी? हरियाणा में, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? बुंदेली, बुंदेलखंड, झांसी वाला क्षेत्र। बुंदेली हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेली, बुंदेलखंड। और एक भाषा होगी कन्नौजी, जो कानपुर और कन्नौज, मैनपुरी, इटावा के आसपास बोली जाती है। ये हमारी पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं। तो कुल कितनी भाषा हो गई? 1 2 3 4 और ये 5। समझ गए? इन सब के बाद हम आते हैं पूर्वी हिंदी। अगला दूसरा हमारा पश्चिमी के बाद पूर्वी हिंदी, मतलब जो पूरब दिशा में बोली जाती हो। तो इसके अंतर्गत 3 भाषाएं हैं। पहला क्या है? अवधी। पहली भाषा हमारी क्या होगी? अवधी। रामचरितमानस की रचना इसी भाषा में हुई है। और लखनऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, रायबरेली सब अवधी भाषा के क्षेत्र है। दूसरा है बघेली। बघेली, बघेली मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा बघेली में बोला जाता है। रीवा, सतना सब बघेली के हैं। और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में जो भाषा बोली जाती है बेटा, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। समझ गए? इसके बाद आ जाइए पहाड़ी हिंदी। अब कहेंगे सर पहाड़ी हिंदी क्या होता है? तो आपको पता होगा हमारे देश का कुछ हिस्सा
उत्तर का कुछ हिस्सा पहाड़ों से, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब पहाड़ों से घिरे हुए हैं, तो यहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, और जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है वहाँ के लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं हैं? गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक बेटा, बोलिए, 2 भाषाएं हो गई। ये पहाड़ी हिंदी हमारी है, ये सब याद रखिएगा, आप लोगों को बहुत जरूरी होगी। ठीक, इसके बाद आपका होता है राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी माने जो राजस्थान में बोली जाती होगी। अब इसमें भी कई जिलों में कई की अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी? मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, फिर जयपुरी या ढूंढाड़ी, जयपुरी, और एक और होगा, कौन है बताइए जल्दी से? मालवी। ये 4 जो बोलियां हैं ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और एक आपकी है बिहारी, जो मुख्यतः बिहार के आसपास बोली जाती है। इसमें आपका पहला है भोजपुरी। भोजपुरी लगभग बनारस के बाद से लेकर के। दूसरा है मगही, और तीसरा है मैथिली, मिथिला वाला क्षेत्र। ठीक है, ये 3 भाषाएं आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। इतना चीज समझ गए? ये हिंदी की उपभाषाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। बोलिए। ठीक, तो हमारे देश, हाँ, तो अब जब हमारा देश आजाद हो गया तो देश की कुछ भाषा होनी चाहिए। तो एक चीज समझो, जब देश आजाद हो गया, जब अंग्रेज चले गए, तो देश की कुछ भाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो 14 सितंबर 1949 को, नहीं 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। संविधान के जरिए राजभाषा को अपनाया गया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर प्रत्येक वर्ष बेटा क्या होता है? 14 सितंबर को क्या होता है? हाँ, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, हिंदी दिवस, समझ गए? किसी कोई दिक्कत? हो गया? और हमारे जो भारत का संविधान है ना बेटा, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो उसमें से 343 से लेकर के 351 ये जो संविधान का अनुच्छेद है, ये राजभाषा हिंदी के लिए रखा गया है। इसमें राजभाषा हिंदी के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, उसी के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, ठीक, अब जो पूछना हो पूछ लीजिए, जहां जिसको जो चीज न समझ में आती है वो पूछिए। ठीक है, अब किसी कोई प्रॉब्लम है? ओके बेटा, जो पूछना हो पूछिए।